पूरे इनकम टैक्स का बेसिक पूरा क्लियर करने वाला हूँ। मेरे साथ सिर्फ आधा घंटा बैठ जाओ, पूरा ये वीडियो देखना आधे घंटे तक, आपको मैं पूरा का पूरा इनकम टैक्स का सारा बेसिक्स क्लियर कर दूंगा सिर्फ आधे घंटे में। और आपकी जेब में 5 से 10 मार्क ऐसे आ जाएंगे ऐसे May 26 अटेम्प्ट के लिए, जो हमारा सी एंटर का May 26 का अटेम्प्ट होने वाला है ना, उसके लिए ये पूरा एप्लीकेबल है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है प्रतीक खत्री, आप देख रहे हैं प्रोफेशनल्स। आपको ये सारे जो प्यारे प्यारे नोट्स हैं, जो आपको यहाँ पे प्यारे प्यारे नोट्स दिख रहे हैं, सारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप जाके वहाँ पे ले सकते हो और प्लीज़ ज्वाइन भी कर लें टेलीग्राम को, ताकि आपको ऐसे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बेसिक इनकम टैक्स क्या होता है, बेसिक्स क्या होता है हमारे इनकम टैक्स की। देखो समझते हैं कि भाई इनकम टैक्स पहले आया क्यों, और ये इनकम टैक्स किस पे लगता है, कौन इसको पे करता है। देखो इनकम टैक्स होता है जो हम जैसे लोग पे करते हैं, जिनकी जो इनकम एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर जाती है ना, वो लोग पे करते हैं। किस साल में पे करते हैं? प्रीवियस ईयर में पे करते हैं। प्रीवियस ईयर मतलब क्या होता है सर? जो भी हमारा जिस साल हमने पैसे कमाया, जिस साल में हमने इनकम कमाई, उस साल का हम पे करते हैं टैक्स। और वो पे कब करते हैं? असेसमेंट ईयर में करते हैं। जिस साल हमारी इनकम टैक्स का कैलकुलेशन हुआ ना, उस प्रीवियस ईयर का, जिस साल में हमने कमाया, तो कैलकुलेशन करने का ईयर अलग होता है, और जिस साल में हमने इनकम कमाई उसको ईयर अलग बोलते हैं। तो जिस साल में हमने इनकम कमाई उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जिस साल हमारा कैलकुलेशन होगा उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो कुछ ऐसी बेसिक बेसिक बातें पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई इनकम टैक्स अप्लाई कौन करता है। देखो अप्लाई कैसे हो रहा है भाई, जो हमारा आर्टिकल 265 आर्टिकल है ना, और जो हमारी एंट्री 82 है यूनियन लिस्ट की, उसके द्वारा ये हमारी अथॉरिटीज है, इसके द्वारा हमारा इनकम टैक्स लेवी होता है। देखो इसमें लिखो, नो टैक्स शैल बी लिविड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये बात समझना है कि भाई अगर हमारी अथॉरिटी ने परमिशन नहीं दी है, पर्टिकुलर अथॉरिटी ने बोला भाई यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। तो जब अथॉरिटी ने परमिशन दी है तो ये हमें इनकम टैक्स लगा सकता है। अब अथॉरिटी कौन है? मल्टीपल अथॉरिटी से सीबीडीटी है हमारी, फिर हमारा पार्लियामेंट में भी मल्टीपल लॉज बन सकते हैं। उस वे में हम यहाँ पे अथॉरिटी के हिसाब से हम इनकम टैक्स को अप्लाई करेंगे। आगे आता है हमारा एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट जो हमारी है, उसमें क्या लिखा है? पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज एंड टैक्सेस ऑन इनकम, और एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। पार्लियामेंट कुछ भी लॉ ला सकता है, कुछ भी इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स ला सकता है, और जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा डिलीजेंटली। आगे आता है कुछ हमारे कंपोनेंट्स है यहाँ पे इनकम टैक्स के, हमें वो समझ लेते हैं पहले। कंपोनेंट्स होते क्या है, इनके द्वारा हम, और ये एक टाइप की डेफिनेशन भी समझ सकते हो, या एक टाइप का बोल सकते हो भाई, इनके थ्रू हमारे इनकम टैक्सेस आए हैं। सबसे पहले हमारा आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके द्वारा हमारा पूरा नया इनकम टैक्स जो हमारा आफ्टर आज़ादी, आफ्टर ब्रिटिशर, जो हमें जो आज़ादी मिली आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो भी हमारा टैक्स का पूरा सिस्टम था, वो हमारा इसके थ्रू एस्टेब्लिश हुआ, इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये एक गवर्निंग स्टैच्यू है, ये मेन स्टैच्यू यही है, इसके ऊपर हम पूरा का पूरा टैक्स पढ़ने वाले हैं। हाँ अभी पूरा एक नया इनकम टैक्स का 2025 का हमारा आया है, तो वो तो अलग चीज़ है। वो तो अभी हम आगे जो फ्यूचर, जो हमारे जो आई थिंक May 27 से वो एप्लीकेबल है आपकी एग्जाम में। आपकी एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है वो। आप जो इनकम टैक्स 1961 है वो आपकी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, तो अभी आपको मैं वो पढ़ा रहा हूँ। आगे आता है हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट। ये क्या होता है? देखो ये तो हमारा एक बेसिक स्टैच्यू हो गया, ये हमारा बेसिक लॉ हो गया। अब इसमें हमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट लाने पड़ते हैं, जैसे हमारे ट्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हम जैसे मॉडर्न होते हैं, जैसे चेंजेस आते हैं इन द वर्ल्ड, तो हमें उसमें अमेंडमेंट लाने पड़ते हैं। एग्जाम्पल, अभी हमारी क्रिप्टो करेंसी आ गई, तो एक वर्चुअल डिजिटल करेंसी के ऊपर भी टैक्स लग गया 30%। तो ये एक अमेंडमेंट था। तो ये सारे अमेंडमेंट्स हमारे फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं। ये हर साल 1 फ़रवरी को आते हैं, हमें पता है हर साल। देखो अभी भी एक नया हमारा एक्ट आ गया, नया हमारा अमेंडमेंट या फाइनेंस एक्ट आया, तो वो भी इस साल जो अप्रैल 26 टू मार्च 27 तक अप्लाई होगा वो। तो वो सब चीज़ें आती रहती है जो हमें यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ती है। आगे आता है इनकम टैक्स रूल 1962। सर ये क्या है? ये एक सीबीडीटी ने कुछ रूल्स बनाए ताकि वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए, और ये सारे रूल्स एप्लीकेबल है डिपार्टमेंट्स को। मेनली जो हमारे जो इनकम टैक्सेस के रूल्स होते हैं डिपार्टमेंट्स को एप्लीकेबल होते हैं, उनको फॉलो करने पड़ते हैं उनके हिसाब से, और पब्लिक पे एप्लीकेबल होते हैं ताकि डिपार्टमेंट और पब्लिक साथ में कंप्लाई कर पाए। आगे आता है सर्कुलर। ये भी सीबीडीटी इशू करता है ताकि कुछ कुछ इशूज सपोज जो एम्बिगुअस हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए सीबीडीटी इशू करता है। सीबीडीटी क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये इशू करता है ताकि कुछ चीजें जो क्लियर नहीं थी वो क्लियरिफाई हो पाए। और ये मोस्टली बाइंडिंग होती है डिपार्टमेंट को, नॉट टू असेसी।
मोस्टली डिपार्टमेंट ही इनको फॉलो करते हैं। और डिपार्टमेंट को सपोज कोई डाउट हो रहा है कि भाई ये चीज़ क्या है, एम्बिग्विटी है, तो नेक्स्ट ईयर सरकार उसके लिए या फिर कुछ महीनों में सर्कुलर निकालती है, भाई ये एम्बिग्विटी को इस तरीके से आप टैकल कर सकते हो। बहुत सिंपल चीज़ थी। आगे आते हैं नोटिफिकेशन। ये क्या होती है? ये भी हमारा सीबीडीटी इशू करती है, पर कुछ कुछ प्रोविजन को इफेक्ट में लाने के लिए। सपोज कोई बहुत माइनर प्रोविजन है, एग्जाम्पल जीएसटी का रेट बदल गया, भाई जीएसटी का रेट पहले 5% था, अभी 12% हो गया, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, तो नोटिफिकेशन के द्वारा आ सकता है। या फिर ऐसे एग्जाम्पल, मतलब जीएसटी तो इस पर कवर नहीं होता, पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स में कुछ पर्टिकुलर चेंजेस आ गए, तो नोटिफिकेशन के द्वारा उसको हम बता सकते हैं। और ये दोनों के ऊपर बाइंडिंग है, दोनों के ऊपर बाइंडिंग है, एसएससी के ऊपर भी बाइंडिंग है, और हमारे जो डिपार्टमेंट है उनके ऊपर भी बाइंडिंग है ये पूरा। आगे आता है लीगल डिसीजंस। ये क्या होता है? देखो, सुप्रीम कोर्ट कुछ कुछ हमारे डिसीजन देता है हर साल, तो वो एज एज हमारा वो बेस लॉ बन जाता है। मतलब उसको हम बोल सकते हैं कि भाई वो लॉ ऑफ लैंड है, उसको ऐसा भी बोल सकते हैं भाई वो लॉ ऑफ लैंड है, तो उसके ऊपर कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया तो लॉ ऑफ लैंड बन गया, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। देखो, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि काफी अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट है। आगे देखते हैं। आई थिंक आपको सारे कंपोनेंट्स और ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे देखते हैं कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं भाई पर्सन क्या होता है। पर्सन ऐसी चीज है कि जो जिसके ऊपर इनकम टैक्स अप्लाई होता है, भाई उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं पर्सन। मतलब उस पर्सन का हम इनकम असेस करेंगे। तो कौन कौन पर्सन में कवर होता है? तो इंडिविजुअल कवर होता है, एचएफ कवर होता है, एओपी बीओए कवर होता है, एजीपी कवर होता है। सर ये सब है क्या? देखो, समझते हैं बारी बारी से। इंडिविजुअल मतलब हम लोग, जो हम लोग है ना, उनको बोलते हैं इंडिविजुअल। फिर आगे आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये कुछ ऐसे ग्रुप्स ऑफ फैमिली होती है जो ये भी टाइप का आप इंडिविजुअली समझ लो, बस खाली एज अ फैमिली रजिस्टर्ड है, सिंपल बात है। आगे आता है कंपनी। जो कंपनीज होती है ना, जो भी बड़ी, जैसे रिलायंस, टाटा है, जियो डॉट, जो भी हमारी कंपनीज है, तो कंपनी के अंदर आ गई। फिर आगे आता है, हम चाहे डोमेस्टिक हो या चाहे फॉरेन कंपनी हो, सभी इसमें कवर होंगी। सभी पर्सन में सब कवर होता है, जिसको भी इनकम हो रही है ना इंडिया के अंदर, सब कवर होंगे। फिर आगे फर्म्स आती है, एलएलपी आती है, फिर एओपी बीओए आती है। फिर आता है लोकल अथॉरिटी। कुछ लोकल अथॉरिटीज भी होती है ना, एग्जाम्पल म्यूनसिपलिटी, जो भी शहर की हमारी म्यूनसिपलिटी होती है ना, जैसे दिल्ली की म्यूनसिपलिटी होगी, सूरत की म्यूनसिपलिटी होगी, तो उसको बोलते हैं लोकल अथॉरिटी। फिर आगे आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये ऐसे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल मंदिर है, मंदिर भी हमारा क्या है, एजेपी है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। ठीक है। वैसे एओपी बीओए क्या होता है? कोई ऐसी आर्टिफिशियल बॉडीज जो कुछ टाइम के लिए कुछ पर्टिकुलर एक्शन करने के लिए या फिर कुछ पर्टिकुलर गोल के लिए बनी थी, फिर वो बंद हो गई। तो कोई टेम्पररी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, 4-5 लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने एक खुद को रजिस्टर कर लिया, वी आर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड वी आर डूइंग दिस स्टफ, तो उसके हिसाब से जो भी हमारी इनकम होगी, अब उसके हिसाब से टैक्सेबल बना देना बीओआई का। वैसे ही होता है आर्टिफिशियल पर्सन, तो वो सब हमारे होते हैं, एओपी बीओआई होते हैं। तो ये सब चीजें कवर करती है हमारे पर्सन के अंदर। ठीक है। तो इन सबको हम पर्सन बोलेंगे, और इन सब के हम इनकम टैक्स, इन सब की हम असेस करेंगे असेसमेंट ईयर के अंदर। जो उन्होंने प्रीवियस ईयर में कमाई होगी वो सब हम असेस करेंगे असेसमेंट ईयर के अंदर। बहुत सिंपल चीज थी सर, मजा आ गया। आगे देखते हैं असेसी। असेसी क्या होता है? असेसी वो होता है कि भाई पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग हैव बीन इशूड। मतलब देखो, असेसी ऐसी चीज है, चाहे वो इनकम कमाए नहीं कमाए, चांसेस हो सकते हैं कि भाई उसके ऊपर इनकम असेस हो जाए। सर ये क्या बात बोल रहे हो? मतलब वो इनकम भी नहीं कमाएगा और उसके ऊपर इनकम असेस होगी, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। तो हाँ बेटा, ऐसा हो सकता है कि भाई अगर आपने इनकम नहीं कमाई फिर भी आपके ऊपर इनकम असेस हो सकती है। एग्जाम्पल, सपोज मेरा जो माइनर बेटा है, मेरा माइनर बेटा बहुत कमा रहा है, तो उसकी इनकम मेरे साथ क्लब हो सकती है, क्योंकि वो माइनर है वो। सपोज मेरी वाइफ ने एक पर्टिकुलर अमाउंट कमाया, ठीक है, पर या और उस पर्टिकुलर कंपनी में मेरा भी हिस्सा था, ठीक है, पर मेरी वाइफ एजुकेटेड नहीं थी इतनी, या फिर उतनी क्वालिफाइड नहीं थी कि भाई उतना अमाउंट अर्न कर पाए, तो उसकी इनकम ही मेरे क्लब हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं, हम आगे सब पढ़ने वाले हैं, इस डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ों, अगर किसी और की इनकम ही मेरे पार्ट बन रही है तो ये भी हो सकता है, तो फिर भी मैं असेसी हूँ। मेरी इनकम मेरे पे असेस हो रही है तो फिर भी मैं असेसी हूँ। तो इसको बोलते हैं असेसी। और यहाँ तो आपने कोई ऐसे गलती कर ली हो कि आपको पेनल्टी आ गई कि भाई आपने टैक्स नहीं भरा, आप पे पेनल्टी आ गया, आप पे एडवांस टैक्स आ गया,
तो उसको बोलते हैं असेसी इन डिफॉल्ट। तो ये सब हमारी असेसी की कैटेगरी में आते हैं, ये बात आप याद रखना। सिंपल बात है, देखो या तो रिप्रेजेंटेटिव है या तो माइनर है, तो हमारा डीम्ड एसएससी हो गया, या तो कोई एम्प्लॉयर फेलिंग टू डिडक्ट टीडीएस, अब आपने टीडीएस काटा नहीं तो आपको पेनल्टी मिल गई, तो आप फिर भी आप एसएससी बन गए, तो जिसके ऊपर भी हम असेस, जो डिपार्टमेंट असेसमेंट करेगा ना, वो एसएससी बन जाएगा। सिंपल चीज़ है। आगे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम क्या होता है? देखो यहाँ पे दो इनकम होती है, एक तो होती है कैपिटल रिसीट, एक होती है रेवेन्यू इनकम। तो रेवेन्यू इनकम क्या होती है? देखो रेवेन्यू इनकम होती है जो आप बिजनेस में ट्रेडिंग करते हो ना, स्टॉक खरीदा स्टॉक बेचा, तो जो आपने स्टॉक खरीदा बाद में स्टॉक को बेचा, तो जो आपकी इनकम होगी ना, तो उस इनकम को बोलते हैं रेवेन्यू इनकम। तो ये रेवेन्यू क्यों हुआ? क्योंकि ये आपने अपने बिजनेस के ऑपरेशन में जनरेट की। सो इनकम जनरेटेड वाइल डूइंग बिजनेस ऑपरेशंस, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू इनकम। पर सपोज यहीं पे मैंने अगर कोई बेच दी असेट मेरी, उसका मैं बिजनेस नहीं करता, सपोज मैं कार डीलर हूँ, मैंने कार बेची, तो जो मैंने कार बेची उसका मैं डीलर था, तो मेरी रेवेन्यू इनकम होगी। पर अगर मैं कार डीलर नहीं हूँ, मैं सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और स्टिल मैंने अपनी कार बेची, तो फिर वो कैपिटल असेट बन जाएगी मेरी, वो हो गई मेरी कैपिटल रिसीट, क्योंकि वो मेरा धंधा नहीं है कार बेचना, मैं तो ऐसे ही बेची है, तो फिर वो मेरी कैपिटल रिसीट में काउंट हो जाएगी। तो टैक्स किस पे करना पड़ेगा? पहले टैक्स पे करना पड़ेगा हमें रेवेन्यू इनकम पे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, जनरली टैक्सेबल इनकम अनलेस स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड, मतलब रेवेन्यू इनकम टैक्स पे ही होगा। अगर कुछ उसको एक्सक्लूड दिखा दे, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा कुछ हो गया होगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। पर अगर आपकी रेवेन्यू इनकम है तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। पर वहीं अगर आपकी कैपिटल रिसीट है और कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कि भाई इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, तो नहीं करना पड़ेगा। हाँ, पर अगर वो कैपिटल गेन है, एग्जाम्पल जो हमने शेयर्स बेचे, लॉन्ग टर्म शेयर कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म शेयर कैपिटल गेन, हम कुछ शेयर की ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर हमने असेट खरीदी बेची, हमने घर खरीदा बेचा, अगर वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल है, अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मैंशनड है भाई टैक्सेबल कैपिटल गेन के अंदर वो कवर हो रहा है, तो फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर वो असेट कवर ही नहीं हो रही कैपिटल गेन्स के अंदर, तो जो हम आगे चैप्टर पढ़ने वाले कैपिटल गेन्स, देखो होता क्या है, कैपिटल गेन्स होता क्या है, कुछ भी आपने चीज असेट खरीदी बेची, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म असेट खरीदी बेची, तो उसमें मुनाफा जो होगा तो उसको बोलते हैं कैपिटल गेन, अदर देन ट्रेडिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। तो अगर असेट कैपिटल गेन में कवर्ड है तो फिर वो कैपिटल रिसीट नहीं कहलाएगी, वो सिंपल है, वो कैपिटल रिसीट कहलाएगी, पर वो टैक्सेबल हो जाएगी कैपिटल गेन, पर वो उसके अंदर कवर्ड नहीं है, तो वो कैपिटल रिसीव टैक्सेबल नहीं होगी। ये बात याद रखना कि अगर वो कवर्ड नहीं है कैपिटल गेन के अंदर तो टैक्सेबल नहीं होगी, कहीं पे भी स्पेसिफिकली कवर्ड नहीं है तो टैक्सेबल वो नहीं होगी, ये बात आप याद रखना। एग्जाम्पल यहाँ पे वही लिखा है कि भाई मैंने कार खरीदी बेची, अगर मैं ट्रेडर हूँ डीलर हूँ, अगर मैंने कार बेची मेरे को रेवेन्यू इनकम होगी, तो अगर रेवेन्यू इनकम है तो ये एसेट यहाँ पे कवर्ड, मतलब ये हमारी रेवेन्यू इनकम होगी, तो इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। पर वहीं पे अगर मैं डीलर नहीं हूँ और मैंने ऐसे ही बेच दी कार, तो मुझे गेन हुआ ना, तो देखो अगर कैपिटल गेन में कार कवर है तो कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर उसमें कार कवर नहीं है तो कोई टैक्स पे नहीं लगेगा। तो बात आप ये याद रखना, बहुत सिंपल चीज थी। आगे आता है एग्रीकल्चर इनकम। देखो एग्रीकल्चर इनकम स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट है, स्पेसिफिकली अंडर सेक्शन 10(1) ये एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं होती अगर अगर वो इंडियन लैंड से जनरेट हुई है, वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने पे जनरेट हुई है, या फिर और मल्टीपल कंडीशंस है उसको फुलफिल करने पे जनरेट हुई है, तो उस पे हमें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, सब एग्जाम्पल का सिंपल हम पढ़ लेते हैं इसको। देखो अगर हमें कोई रेंटल या फिर रेवेन्यू इनकम हुई ड्यूरिंग विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर लैंड पे हमें कोई इनकम होगी। फिर आगे आता है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, हमने कोई उस पर ऑपरेशन की है, एग्जाम्पल हमने सैपलिंग सीडलिंग टिलिंग की है, उस पर खुदाई की है, खुदाई करके कुछ उस पर रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो कोई हमने सोविंग की है, कुछ चीज़ें काटी हैं उगाई हैं, कुछ भी हमने किया है। यहाँ तो हमने कोई इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग से हमें मिली है, भाई कोई हमने फार्म बना लिया, वहाँ पे हमने फार्म से हमें पैसे आ रहे हैं, तो उस फार्म वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है और एग्रीकल्चर लैंड पे, इंडियन लैंड पे है। साथ में अगर कोई नर्सरी या फिर सैपलिंग हम चला रहे हैं, सैपलिंग सीडलिंग होती है ना कि भाई हमने बीज को ऐसे बो दिया, बीज को खोल दिया है, बीज को साफ कर लिया, सैपलिंग सीडलिंग कर ली, तो उसको वो भी अगर एग्रीकल्चर हमारे लैंड पे हो रही है तो उसकी अगर कुछ भी इनकम हो रही है, या तो हमारे इंडियन लैंड पे होनी चाहिए, पर ये बाहर नहीं होनी चाहिए, इंडियन लैंड पे होनी चाहिए। अगर हमारे इंडियन लैंड पे एग्रीकल्चर इनकम हो रही है
तो फिर हम उसको टैक्सेबल नहीं मानते, वो टैक्सेबल नहीं, वो एग्जेम्प्ट है एज पर सेक्शन 10(1). बट कुछ कुछ चीज़ें जो है वो हर बात तो नहीं हो सकती भाई सारी की सारी एग्रीकल्चर इनकम ही हो। एग्जाम्पल, मैंने कॉफ़ी उगाई, कॉफ़ी उगा ली, वो तो एग्रीकल्चर इनकम है, पर उसको मैंने मैन्युफैक्चर कर लिया, उसको क्योर करके साफ करके मैन्युफैक्चर कर लिया, वो तो प्रोसेसिंग हो गई ना, वो थोड़ी फिर एग्रीकल्चर का, फिर तो वो पार्ट बन गया बिजनेस का। तो अगर वो पार्ट बन गया बिजनेस का तो फिर क्या एग्रीकल्चर इनकम? तो हम कितना पार्ट मानेंगे एग्रीकल्चर इनकम का, कितना पार्ट मानेंगे बिजनेस इनकम का, तो हमें अपोर्शन तो करना पड़ेगा ना। भाई हम अपोर्शन कैसे करेंगे इसको? मेन पार्ट है यहाँ पे अपोर्शन करना। तो बस वो हमें समझना है भाई हमें इसको अपोर्शन कैसे करना है। सपोज हमने मल्टीपल चीज़ें की, इंक्लूडिंग बिजनेस भी किया और इंक्लूडिंग हमने एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी की। तो अगर हमने मल्टीपल चीज़ें की हैं तो जो पार्ट हमारा बिजनेस का होगा वो पार्ट ही टैक्सेबल होगा, और जो पार्ट हमारा एग्रीकल्चर का होगा वो पार्ट एग्जेम्प्ट होगा। बट सर अभी आप कैसे बोल सकते हो वो पार्ट एग्रीकल्चर का है? तो इसके लिए सीबीडीटी ने जो भी हमारे रूल्स हैं उन्होंने प्रिस्क्राइब किया यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ नंबर कि भाई इतने परसेंट हमारा बिजनेस होगा, इतना परसेंट हमारा एग्रीकल्चर का पार्ट होगा। तो बहुत सिंपल चीज़ है, समझ लेते पहले क्या होता है। सपोज अगर मैंने टी टी है, मैंने ग्रो की और मैंने मैन्युफैक्चर की है। यहाँ तो कॉफ़ी मैंने ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड और ग्राउंडेड, मतलब मैंने कॉफ़ी में 4 चीज़ें की, ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड। और टी में मैंने 2 चीज़ें की, ग्रोन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड। अगर ये चीज़ें हुई हैं तो 60% हमारी एग्रीकल्चर इनकम है और 40% हमारी बिजनेस इनकम है। रबर में, रबर जो हमारा लेटेक्स होता है, लेटेक्स रबर, सेनेक्स लेटेक्स रबर, जो हमारा रबर होता है जो पता है टपक टपक करके गिरता है पैरों से, तो रबर है ना, वो रबर की अगर हमारी इनकम हो रही है तो 65% हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, बताओ भाई साहब, और 35% हमारी बिजनेस इनकम है। और जो हमारी कॉफी है अगर सिर्फ ग्रो और क्योर्ड हुई है, सिर्फ ग्रो और क्योर्ड ही हुई है, मतलब उसमें प्रोसेसिंग बहुत कम हुई है। देखो ग्रोइंग में तो कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, वो तो प्योर एग्रीकल्चर इनकम है। और थोड़ा बहुत क्योरिंग भी हुई है, तो साफ सफाई, थोड़ा बहुत छाटना वाटना हो गया, तो 75% हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, बाकी 25% हमारी बिजनेस इनकम है। तो सर टैक्स पे पे होगा, टैक्स सिर्फ इस बिजनेस इनकम पे पे होगा, सिर्फ इस बिजनेस इनकम पे पे होगा। एग्जाम्पल, सपोज मिस्टर ए ने 10 लाख की इनकम मिली, किससे मिली? रबर उगाने से मिली, रबर की खेती करने से मिली। तो उसमें जो हमारा 3.5 लाख है वही होगा टैक्सेबल, जो हमारी बिजनेस इनकम का पार्ट है 35%, मतलब 35%, 10 लाख का 35%। और जो हमारा 6.5 लाख है, जो हमारा 6.5 लाख है वो हमारा है एग्जेम्प्ट, वो है हमारा एग्रीकल्चरल इनकम। तो इस वे में हमारा दोनों का बाइफिकेशन होगा। फिर ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा एग्रीकल्चर का पूरा, बहुत सिंपल चीज़ थी। फिर आगे आता है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। सर ये क्या होता है? सर हमें ये बता दो कि ये क्या होता है। देखो प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस साल हमने इनकम कमाई हो, जिस साल हमने इनकम कमाई हो, या जिस साल की इनकम हो। एग्जाम्पल, मैं 2025 से 26 के बीच में 10 लाख रुपए कमाए, मतलब कमाए तो नहीं थे पर मैं 10 लाख रुपए कमाए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो 10 लाख रुपए में जो प्रीवियस ईयर की इनकम 25-26 है उसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर की इनकम 2025-26 की 10 लाख की इनकम। तो जिस साल हमने इनकम अर्न की उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। और जिस साल हम टैक्स पे करेंगे, देखो 25-26 की मैं पता है टैक्स का पे करूंगा, उसको मैं पे करूंगा 31 जुलाई तक 2026 में। तो वो किस ईयर असेसमेंट ईयर में हुई? सब 26-27 में पे की मैंने, 26-27 में मैंने पे की है ना ये वाली इनकम। तो जो मैंने इनकम 26-27 में पे की ना, जो मैंने अपनी इनकम टैक्स जो मैंने पे किया, तो वो असेसमेंट ईयर 26-27 में पे किया। तो जब हम पे करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, और जिस ईयर में हमने इनकम कमाई होती है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। ये बात आप याद रखना, सिंपल चीज़ है, बहुत बहुत सिंपल चीज़। जब हमारी इनकम अर्न हुई प्रीवियस ईयर, जब हमारी इनकम को टैक्स हमने पे किया, जिस साल टैक्स पे किया उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जिस भी साल में हमने प्रीवियस ईयर की इनकम हमने पे की उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और हमेशा आगे ही होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो हमने इनकम 1/4/25 से 26 के बीच में हमने हमने अर्न की, उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर 25-26। और जब हम इसका टैक्स पे करेंगे वो हम 31 जुलाई को पे करेंगे, 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर, जो भी आपका, अगर कंपनी है 31 अक्टूबर, अगर जुलाई है ये वाली, ये अगर ये है इंडिविजुअल 31 जुलाई तक अपन पे करेंगे तो 26-27 को हम मान लेंगे, ठीक है।
तो इस वे में हम यहाँ पे पेमेंट्स करेंगे। तो ये हमारा असेसमेंट ईयर हो गया, ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया। ये बात आप याद रखना। आगे आते हैं कुछ कुछ इसके एक्सेप्शंस है। देखो कुछ कुछ इसके एक्सेप्शन क्या होता है कि भाई कुछ कुछ केसेस में हमें डर होता है कि जो हमारा असेसी वो भाग जाएगा। मतलब देखो अगर हमने नेक्स्ट ईयर इसका टैक्स वसूला तो ये भाग जाएगा, ये बिना टैक्स दिए भाग जाएगा। तो इसका पता कब लेता है टैक्स? जिस साल उसने इनकम कमाई है ना, हमें उसी साल या फिर उसी टाइम हमें टैक्स वसूलना पड़ता है उससे। जिस साल हमने इनकम कमाई हमें उसी साल उससे टैक्स वसूलना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ऑफ टैक्स इन असेसमेंट ईयर, टैक्स पेबल इन असेसमेंट ईयर, या फिर टैक्स इटसेल्फ टू बी पेड इन प्रीवियस ईयर, तो उसको एक्सेप्शंस बोलते हैं। तो देखते हैं आगे क्या क्या एक्सेप्शन। सबसे पहला है भाई, अगर कोई शिप जो हमारा कोई नॉन रेजिडेंट है, वो हमारा शिपिंग बिजनेस में काम करता है। एग्जाम्पल आपको पता होगा ना, बहुत सारे जो नॉन रेजिडेंट है इंडिया में कभी कभी आके रहते हैं, कभी कभी बाहर जाके ले लेते हैं, क्योंकि शिपिंग बिजनेस में भाई शिप पार के 1 महीना पार के शिप इंडिया में कुछ यहाँ पे काम कर लिया और यहाँ पे हमने इनकम कमा ली, ठीक है। तो यहाँ फिर यहीं पे रहते हैं पर बार बार 6-7 महीने 2 साल बाहर रहते हैं, जो भी है। पर यहाँ पे अगर उन्होंने बिजनेस इनकम अर्न किया और यहाँ के ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट थे, यहाँ तो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट थे, ठीक है। हम आगे उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगर ऐसे कुछ थे ना ये यहाँ पे और यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने कमाया पूरा पैसा, तो उनको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। पर ये तो भाई शिप में भाग जाते हैं, क्या पता वापस ही ना आए। तो फिर इनसे हम जिस साल कमाया है ना उसी साल हमें इनसे टैक्स भी वसूलना पड़ेगा। बहुत सिंपल चीज़ थी, आप आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। आगे आता है भाई, पर्सन लिविंग इंडिया विथ नो इंटेंशन टू रिटर्न। भाई आदमी छोड़ के जा रहा है तो नेक्स्ट ईयर वापस थोड़ी आएगा, तो उसका टैक्स कौन देगा? अपने को वसूलना पड़ेगा ना इसका टैक्स। बहुत सिंपल चीज़ थी। आगे आता है एओपी बीओआई फॉर्म फॉर टेम्पररी या फिर शॉर्ट टर्म पर्पस। ये बात भी लॉजिकल है, अगर कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए बना है हमारा एओपी बीओआई, तो बिकॉज ऑफ दैट शॉर्ट टर्म, तो पता है कि भाई क्या पता ये जो हमारे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सब बाद में फैल जाए, इनको कितना ढूंढते फिरेंगे अपन, सबको इकट्ठा करेंगे, फिर बोलेंगे भाई तुम पैसे दो, टैक्स दो। तो अचानक से जिस जिस जब भी कमाएंगे पैसा, इनसे टैक्स वसूल लो, ताकि क्या पता आगे ये रहे ना रहे, ये डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए बने, क्या पता भाग जाए। तो ये बस यही चीज़ है कि भाई इनसे भी हम उस टाइम पे वसूल लेते हैं। आगे आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्सेस। ये भी बात है कि भाई कभी कभी सपोज हमें टैक्स वसूलना होता है पर हम ट्रांसफर कर देते प्रॉपर्टी को। भाई हमने बाहर प्रॉपर्टी ले लिया, फिर हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी ताकि हमें टैक्स उस पर पे करने की ज़रूरत ना पड़े। सपोज उस प्रॉपर्टी पे मेरे को टैक्स पे करना था, मैंने अपनी मम्मी को ट्रांसफर कर दी, तो बिकॉज ऑफ सच रीज़न हमें टैक्स उसी साल वसूलना पड़ेगा जिस साल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। क्या पता बाद में वसूल पाए नहीं पाए। आगे आता है डिसकंटिन्यूस बिजनेसेस। ये क्या होता है कि भाई कोई कोई बिजनेसेस बंद हो जाते हैं और वो अगर बंद हो गए तो उनसे टैक्स वसूलना बहुत मुश्किल होता है नेक्स्ट ईयर। तो जिस साल बंद हो रहे हो उस साल तुम टैक्स दे के बंद हो जाओ, खत्म बात है। तुम जितना भी तुमने अभी तक कमाया है तुम उसका टैक्स पे कर लो और बंद हो जाओ, सरकार ये बोलती है। तो ये कुछ 5 एक्सेप्शन थे जहाँ पे हमें इटसेल्फ इस साल ही इन प्रीवियस ईयर में टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये बात आप नोट करना। आगे आते हैं अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज ऑफ इनकम। देखो ये ऐसी इनकम से जो काला धन होती है ना, काला धन जो पैसा छुपा हुआ पैसा होता है, जो हमें रेट्स में मिलता है। आपने देखी होगी भाई अजय देवगन की पिक्चर है रेड, उसमें बहुत सारा काला धन मिला। तो काला धन को के ऊपर टैक्स लगाने के लिए ये सेक्शंस लेके हैं। सेक्शन क्या है हमारा? सेक्शन 68 टू सेक्शन 69D। काला धन को वसूलने के लिए ये टैक्सेस लाए गए हैं। सिंपल चीज़ थी बहुत। तो देखो ये होते क्या है, मल्टीपल टाइप के होते हैं। पहला होता है कैश क्रेडिट, मतलब ऐसा चीज़ जो हमने बुक में एंट्री ही नहीं की है, मतलब अनएक्सप्लेन मनी था, अनएक्सप्लेन सम ऑफ अमाउंट था जो हमने बुक में डाला पर वो हमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। या तो बुक में नहीं डाला या तो बुक में डाला उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो पैसा तो दिख रहा है बुक्स के अंदर पर उसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे भाई कहाँ से आया ये पैसा, ठीक है। तो अगर उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो वो हो गया कैश क्रेडिट, जो हमने अनएक्सप्लेन हमारा है, पता नहीं है भाई कैसे आया है, कहाँ से आया है। या तो बुक में हमने नहीं डाला होगा या तो डाला होगा तो पर वो इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होंगे। आगे आता है अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। कुछ हमने ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जिसकी इनकम कहाँ से आई हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। देखो कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप कभी कोई इनकम आ रही होगी तभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना। तो इनकम जो आई वो कहाँ से आई हमें पता ही नहीं है भाई, कहाँ से आई ये इनकम और उसको हमने कैसे इन्वेस्ट किया ये हमें पता ही नहीं है। तो
सोर्स नहीं पता अगर हमें इनकम का इन्वेस्टमेंट की, तो वो भी तो हमारी हो गई अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। आगे आता है अनएक्सप्लेन मनी और बुलियन। घर पे छापा पड़ा और एक पैसे की गड्डी मिली, पैसे की गड्डी मिली, सोने के सिक्के मिल गए, चांदी के सिक्के मिल गए। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है ना, तो उसको भी बोलते हैं अनएक्सप्लेन मनी एंड बुलियन। तो वो भी हमारी टाइप की ब्लैक मनी या फिर अनडिस्क्लोज मनी के मनी में काउंट होता है। फिर आगे आता है हुंडी बोरोइंग। देखो हमने रीपेमेंट किया लोन का या फिर लोन लिया बिना अकाउंट पे ही चेक के, अकाउंट पे चेक के बगैर हमने कोई लोन रीपे और लोन ले लिया, तो उसको बोलते हैं हुंडी, हुंडी बोरोइंग्स। तो ये भी एक टाइप की हमारी अनएक्सप्लेन्ड मनी हो गई। अकाउंट पे ही चेक हम यूज नहीं करें, वो पता है हुंडी पता है होती क्या है? कुछ चिट्ठियां होती है, कुछ चिट्ठियां होती हैं, तो चिट्ठियों के थ्रू पर हम खरीदना बेचना कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हुंडी बोरोइंग्स। उन चिट्ठियों के थ्रू हमने कुछ खरीदना बेचना किया है ना, उसको बोलते हैं हुंडी बोरोइंग्स। तो सिंपल चीज़ है कि भाई कुछ नोट सिटी के थ्रू हमने खरीदना बेचना किया, वो भी हमारा हो गया। कोई सोना जवाहरात हीरे मोती या फिर नोट मिल गए, पैसे मिल गए, वो भी हमारा अनएक्सप्लेन हो गई। कुछ ऐसी हमने इन्वेस्टमेंट कर दी जिसका हम जो कहाँ से वो पैसा हम लाए उसको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे इन्वेस्टमेंट का, तो वो भी एक टाइप का अनएक्सप्लेन मनी हो गया। साथ में हमने कुछ पैसा दिखा दिया बुक्स के अंदर या फिर नहीं दिखा पर दिखा भी दिया, तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो उसको भी बोलते हैं हमारा अनएक्सप्लेन सोर्सेस ऑफ इनकम। बहुत सिंपल चीज़ थी। अब इसके ऊपर टैक्स क्या पे करना है, इसके ऊपर भयंकर वाला टैक्स पे करना है। 60% ऑफ अमाउंट डिस्क्लोज। बाप रे बाप, 60%, समझ लो क्या होता है? 60% जो भी आपकी इनकम मिली ना, तो तुम टैक्स पे करो। साथ में 25% सरचार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ स्लैब, 25% तुम्हें सरचार्ज पे करना है। साथ में 4% सेस, 4% तुमको साथ में सेस भी पे करना है। तो 60 प्लस 25 प्लस 4, टोटल हो गया 78% आपको पे करना है टैक्स। 78%, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, 78% आपको पे करना है टैक्स। मतलब पूरा का पूरा साला धन तो चला जाएगा, मतलब जो भी पैसा मिला सब गया, तुम्हें सिर्फ 22% रखने को मिलेगा। वो भी क्या तो पता, फिर पेनल्टी लगा दे, कुछ भी लगा दे, वो भी तुम्हारा जाएगा। क्लियर हुआ? तो बस हाँ, और उसमें एक और चीज़ है भाई, कोई भी खर्चा आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। जो इस इनकम को कमाने में तुम्हें, जो सपोज तुमने कुछ ड्रग्स बेच के तुमने कुछ कमा लिया, ठीक है, तो जो तुम्हें ड्रग्स में खर्चा आता है, पता नहीं क्या खर्चा आता है, तो वो तुमने अगर वो बेच के तुमने कमाया, तो वो खर्चा तुम सेट ऑफ नहीं कर सकते। सिंपल चीज़ है वो, क्योंकि वो इलीगल चीज़ हो गई, तभी तो आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे उसको, खर्चे को। बहुत सिंपल चीज़ है। अगर वो लीगल चीज़ भी है ना, पर आपने धन छुपाया है, तो सेट ऑफ नहीं कर पाओगे उसको आप। सिंपल चीज़ है। अगर कुछ भी अनएक्सप्लेन मिला, नो सेट ऑफ एनी एक्सपेंसेस, सेट ऑफ आप कर ही नहीं पाओगे उनको। आगे देखते हैं टैक्स रिजीम फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ये क्या क्या है? देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर सम में काम आएगा, ये आपको आगे हर सम्स में इनको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ स्लैब्स हैं, ये स्लैब हम फॉलो करते हैं वाइल पेइंग टैक्सेस एज ए इंडिविजुअल्स। और ये किस ईयर के लिए एप्लीकेबल है? असेसमेंट ईयर 26-27 में, जो ये साल आ रहा है ना, उस पर ये सारे अपने स्लैब्स अप्लाई हो रहे हैं। तो ये बात दिमाग में याद रखना। तो यहाँ पे दो स्लैब है, एक तो हमारा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, दूसरा है हमारा ऑप्शनल टैक्स रिजीम। एक तो डिफॉल्ट है, एक तो है ऑप्शनल। एक है डिफॉल्ट, एक है ऑप्शनल। डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट होता है कि अगर सपोज हमने वाइल पेइंग इनकम टैक्स हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, तो डिफॉल्ट वे में हमारा जो टैक्स है वो इस रेट पे कैलकुलेट होगा। कुछ भी हमने सेलेक्ट नहीं किया, तो डिफॉल्ट रेट बेसिस पे इस रेट पे हमारी कैलकुलेट होगा। उसको बोलते क्या? सेक्शन 115 BAC, हमारा डिफॉल्ट बन गया। सिंपल चीज़ थी। और उसमें सपोज उसमें स्लैब्स क्या है? 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, फिर 12 लाख से 16 लाख तक हमारा 15%, 16 से 20 हमारा 20%, 20 से 24 हमारा 25%, और 24 के ऊपर हमारा 30%। तो इस वे में हमारा पूरा टैक्स कैलकुलेट होगा। बहुत सिंपल चीज़ थी ये। तो ये सिंपल है, जो बेसिक कैलकुलेशन होती है ना, हमें उस वे में करनी है। यहाँ पे एक बात हमें याद रखनी है भाई, इन ये जो हमारा 115 BAC है, उसमें हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला, उसमें हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल जो हमारा 84A में मिलता है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 80C मिलता है, हमने कुछ भी पेंशन दी ना, सपोज हमने पेंशन LIC में पेंशन में इन्वेस्ट किया, पैसे तो पैसे डाले ना, तो हमें 80 डिडक्शन मिलता है। हमने कोई हाउसिंग लोन रीपेमेंट किया, हमें उसका डिडक्शन मिलता है। या तो हमने कोई मेडिकल एक्सपेंस किया, उसका हमें डिडक्शन मिलता है। पर वो मिलता था, हम पहले हमें मिलता था, पर अगर अंडर 115 BAC ये हमें नहीं मिलेगा अभी। ये अभी हमें डिडक्शन नहीं मिलेंगे इसके अंदर, सिंपल बात है। तो टैक्स रेट हमारे पहले से इजी हो गए। आपने देखा होगा पहले हमारे टैक्स रेट्स ये थे, पर इसमें हमें मिलता था डिडक्शन।
अच्छे खासे इसमें हमें डिडक्शन मिलते थे, चाहे इन्वेस्टमेंट की, एलआईसी में डाला, हाउसिंग लोन रीपेमेंट किया, मेडिकल एक्सपेंस किया, कुछ भी हमने किया तो उसमें हमें डिडक्शन मिलता था हमें इसके अंदर। सिंपल बात है। पर हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा डिडक्शन, ये बात हमें याद रखनी है। तो ये बात क्लियर रखना। और जो इसमें जो बेसिक एग्जामेशन लिमिट है वो है सिर्फ 4 लाख। चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे 80 साल के ऊपर वाले कोई बुढ़े लोग हो, या फिर कोई नॉर्मल लोग हो, सबको 4 लाख ही मिलेगा यहाँ पे नॉर्मल एग्जामेशन लिमिट। मतलब यहाँ तक कि अगर आपकी इनकम है तो आपको 1 रुपया पे करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल चीज़ है। आगे आता है, आगे आता है ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ये क्या होता है? देखो, अगर आपको जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, अगर आपको उसमें टैक्स पे नहीं करना, आपको है कि भाई मुझे को कोई और मसालेदार ऑप्शन चाहिए, तो आप पे कर सकते हो ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर। फिर ये होती क्या ऑप्शनल टैक्स रिजीम? ये होती है सपोज 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक हमारा 20%, और 10 लाख से ऊपर हमारा 30%। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल स्लैब रेट है, 3 ही हमारे रेट है। 10 लाख के ऊपर 30%, कितनी भी इनकम हो तुम्हें। और ये नॉर्मल प्रोविजन है, और पर ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहे तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके ऊपर आपको सारे डिडक्शन मिल जाएंगे, जो भी मैंने बोला ना, 80C, 80D है, 80CCC, 80CH, जो भी आपको डिडक्शन आपने सुने हैं ना, आपको सारे इसमें मिल जाएंगे अंडर चैप्टर 6 से। क्लियर हुआ? पर इसमें जो हमारे बेसिक एग्जामेशन लिमिट्स है वो 3 है। नॉर्मल लोगों के लिए जो 60 के नीचे है उनके लिए 2.5 लाख, जो 60 के ऊपर है वो 3 लाख, और जो 80 के ऊपर है उनके लिए डायरेक्टली 5 लाख। तो तुम्हारी ये सब स्लैब है, मतलब इतनी तुम इनकम करो, यहाँ तक इनकम करो, तुम्हें एक भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है सर? आगे आता है सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ। ये क्या है सर? देखो, ये तो तुमने पढ़े, जो ऊपर पढ़े ना वो नॉर्मल रेट्स थे, वो तो हर वो पे करने ही पड़ेंगे। पर अगर तुम कुछ ज़्यादा ही अमीर लोग, भाई तुम्हें इनकम हो रही 50 लाख के ऊपर की, 1 करोड़ के ऊपर की, 2 करोड़ के ऊपर की, 5 करोड़ के ऊपर की, तुम अंबानी हो, तो तुमको है ना एक एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, सरचार्ज। भाई तुमको ये एक्स्ट्रा टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा, सरचार्ज। सर क्या बात करते हो सर, ये तो फिर गजब हो गया। तो भाई तुम लोग इतने अमीर हो क्या? क्या पता हो भी। आगे आते हैं सरचार्ज, सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ। ये होता क्या है? देखो, सब पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज एक ऐसी चीज़ है जो हम टैक्स के ऊपर टैक्स पे करते हैं, और इसके भी मल्टीपल चीज़ें हैं। देखो, अंडर डिफॉल्ट रिजीम ये अलग है, अंडर ऑप्शनल रिजीम ये अलग है। तो डिफॉल्ट रिजीम में क्या है? अगर आपकी 50 लाख से 1 करोड़ तक है इनकम, 50 लाख के ऊपर है पर 1 करोड़ तक है, तो 10% सरचार्ज। अगर 1 करोड़ के ऊपर है और 2 करोड़ तक है तो 15% सरचार्ज। अगर तुम्हारी 2 करोड़ के भी ऊपर इनकम है तो तुम्हें 25% सरचार्ज पे करना पड़ेगा। सिंपल चीज़ है। 2 करोड़ के ऊपर 25%, 2 करोड़ तक तो तुम्हें पे करना पड़ेगा 15%, 1 करोड़ तक तुम्हें पे करना पड़ेगा 10%। सिंपल बात है। और 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में तो 10%। सिंपल बात। क्लियर बात। आगे आता है ऑप्शनल रिजीम। ऑप्शनल रिजीम क्या होता है? ये जो हमने ऊपर पढ़े ना, अदर देन 115 BS जो पुराने वाले थे, ये उनकी बात हो रही है। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25%, और 5 करोड़ के ऊपर 37%। और जो इसके ऊपर वाले हैं ना वो बिल्कुल सेम ही है, मतलब ये तो बिल्कुल सेम ही है, ये तो अप्लाई होंगे ही होंगे, पर साथ में ये भी चीज़ें आ गई। देखो, यहाँ पे था 2 करोड़ से ऊपर 25%, पर यहाँ पे 5 करोड़ तक 25%, पर अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो 37%। तो ओल्ड रिजीम में दिस ऑल्सो इंक्लूड्स ओल्ड रिजीम में ये वाले रेट्स भी आएंगे ओल्ड रिजीम में, और साथ में ये रेट भी आएगा, अलग से रेट आएगा। बट हमें एक बात नोट करनी है कि अगर हमारा कैपिटल गेन हो रहा है बिकॉज ऑफ 111A, ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसपे हमने STT पे किया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसपे हमने STT पे किया है, मतलब शेयर मार्केट के जो हमने शेयर बेचे ना, हमने सपोज दो शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किए, 12 महीने से कम में हमने शेयर मार्केट के शेयर होल्ड किए, उसको हमने बेच दिया, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन वाइल STT पेड। तो 111A में आता है। बहुत सिंपल चीज़ है। और 112A क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें हमने STT पे किया। सिंपल बात है। तो जो और आता है 112 क्या होता है? नॉर्मल कैपिटल, नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इन सभी कैपिटल गेन्स के ऊपर जो हमारा जो 15% वाला रेट है ना सरचार्ज का, वही लगेगा, उसके ऊपर नहीं लगेगा। इसके नीचे भी लग सकता है बट इसके ऊपर नहीं लगने वाला।
मैक्सिमम 15% ही लगेगा इनके ऊपर, 15% से ऊपर इनके ऊपर नहीं जाएगा। ये बात हमको ध्यान रखनी है, बहुत सिंपल चीज़ है ही, पर हमें ये बात ध्यान रखनी है। आगे आता है मार्जिनल रिलीफ। देखो थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो उसका हम डायरेक्टली एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, सपोज हमें 51 लाख की इनकम होगी। देखो 51 लाख की इनकम होगी, 50 लाख के ऊपर है, सरचार्ज लग जाएगा। तो इंक्लूडिंग सरचार्ज, इंक्लूडिंग सब नॉर्मल टैक्स रेट्स, ठीक है, हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है 14,76,750। ये मैं एज पर ओल्ड, मतलब एज पर ऑप्शनल रेजीम जो हमारा है, जो हमारा ओल्ड टैक्स स्लैब्स थे, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो 14,76,750 में टैक्स पे करना पड़ा एज पर नॉर्मल ओल्ड रेजीम। पर अगर हमारी इनकम 51 लाख नहीं होगी, 50 लाख होती, तो हमें टैक्स पे करना पड़ता 13,12,500। मतलब मेरी इनकम सिर्फ 1 लाख से बढ़ी, मेरी इनकम सिर्फ 1 लाख से बढ़ी, 50 लाख से 51 लाख हो गई। तो मेरा जो टैक्स था वो 1,64,000 से बढ़ गया। मतलब 1 लाख की इनकम बढ़ी, पर मेरा टैक्स 1,64,000 से बढ़ गया। सिर्फ 1 लाख की इनकम बढ़ी है, पर टैक्स 1,64,000 से बढ़ गया। तो ये सही बात है कि नहीं है? गलत बात है ये तो जो हमारी इनकम बढ़ी है, एक्स्ट्रा जो हमारा टैक्स बढ़ा है एक्स्ट्रा, उसको कंपनसेट कैसे करेंगे अपन, कैसे इसका इलाज होगा ये? तो सिंपल बात है कि भाई जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है 64,240 का, जो अदर देन इंक्रीज इनकम है, जो अदर देन इंक्रीज इनकम वाला अमाउंट है, उसको अपन सिंपली मार्जिनल रिलीफ मान लेंगे। उतना हमें टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी भी इंक्रीमेंटल इनकम है ना, बस उतना ही टैक्स पे करना है। मतलब 1 लाख का ही टैक्स पे करना है आपको एक्स्ट्रा, आपको 64,250 माफ़ कर दिए जाएंगे, आपको रिलीफ मिल जाएगा। सर इसकी फॉर्मूला क्या है? इसकी फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एक्सेस टैक्स पेड ड्यू टू सरचार्ज माइनस एक्स्ट्रा इनकम मोर देन स्लैब लिमिट। ये बात याद रखना, सिंपल चीज़ है, ये इसका मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला है। सिंपल बात है, आपको पूछ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर, तो उसको अभी से नोट कर देना अच्छे से। आगे आता है रीबेट। सर ये रीबेट क्या होता है? देखो अगर तुम्हारी इनकम ज़्यादा नहीं है, अंदर है, स्लैब के अंदर है, मतलब स्लैब के सॉरी बेसिक एग्जामेशन के ऊपर है, पर स्लैब्स के अंदर है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक है, तो फिर आप टैक्स क्यों पे करो? आप पे दया दिखाने के लिए आपके लिए रीबेट लेके आए। तो रीबेट की लिमिट एज पर डिफॉल्ट टैक्स रेजीम वो क्या है, 12 लाख तक। 12 लाख तक आपको रीबेट मिल जाएगा। मतलब आपने 12 लाख तक इनकम कमाई, आपके ऊपर टैक्स कैलकुलेट भी हो जाएगा, पर आपको पे कर जब करने जाओगे ना, तो आपको रीबेट का रिलीफ मिल जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस रीबेट आपको टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है 12 लाख तक, जीरो टैक्स पे करना है आपको टिल 12 लैक्स तक। क्या बात करते हो, मजा आ गया? यही बात है। तो 12 लाख तक आपको कोई भी 1 रुपया पे करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। तो टैक्स पेएबल, सिंपल बात है, अगर 12 लाख तक या फिर 12 लाख के नीचे इनकम है, तो आपको यहाँ तो टैक्स पेएबल अमाउंट है, यहाँ तो 60,000, दोनों में से भी जो भी लोअर है आपको उसमें उतना रिबेट मिल जाएगा, खत्म बात। पर 12 लाख तक आपका 60,000 का टैक्स ही बनता है, तो उसके ऊपर आपका रिबेट आपको मिल जाएगा, सिंपल बात है। तो आपको 12 लाख तक कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज़ है। अगर अगर आपकी टैक्स पेएबल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आपकी इनकम ओवर 12 लाख, ये सेम सेम ऊपर जैसा ही है कि भाई हमारी जो सपोज हमारा 12 लाख के ऊपर कुछ भी टैक्स आ गया, 12 लाख के ऊपर इनकम गई, हमारा टैक्स आ गया, और ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो भी टैक्स पेएबल हो सकता था। ठीक है, टैक्स पेएबल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जितनी भी हमारी इनकम बढ़ी है, तो उस पर हमें मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। जैसे हमारे ऊपर हमने मेंशन किया था मार्जिनल रिलीफ का, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है, खत्म बात है। हाँ, पर अगर आपका टैक्स कम है एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन इनकम, तो आपको नहीं मिलेगा। पर अगर आपका टैक्स इंक्रीज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, सपोज 12 लाख तक तो जीरो टैक्स था, पर 12 लाख से अगर आपने ज़्यादा थोड़ा बहुत भी कमा लिया, तो आपके ऊपर बहुत सारा टैक्स लग जाएगा, आपके ऊपर सारे स्लैब के टैक्स लग जाएगा। पर अगर आपकी इंक्रीमेंटल इनकम उससे कम है, तो फिर आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, बहुत सिंपल चीज़ है। तो आपको रिलीफ तो मिलने ही वाला है मार्जिनल रिलीफ का। हाँ, अगर आपकी 15 लाख की इनकम होगी, तो आपके ऊपर इतना इंक्रीमेंटल टैक्स तो है नहीं कि भाई कि वो आपको सब माफ़ कर दें, तो फिर आपको कोई टैक्स पे करने से रोक नहीं सकता। पर अगर आपकी सपोज 12,10,000 है, 12,20,000 है, 12,50,000 है, 12,60,000 है, तब तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल चीज़ थी।
आगे आता है ऑप्शनल रेजीम में कितना है हमारा रिबेट, वो है हमारा अगर 5 लाख तक की इनकम है तो आपको 12,500 तक का रिबेट मिल जाएगा। और देखो 5 लाख तक हमारा 12,500 के ही टैक्स बन रहा है, जितने का टैक्स बना उतने का हमें रिबेट मिल गया। सिंपल बात है, क्लियर हुआ? बहुत सिंपल एग्जाम्पल था यहाँ पे। सपोज यहाँ पे मेरी इनकम 9 लाख है तो मेरे 12 लाख के अंदर है, तो लॉजिकल बात है भाई मेरे को तो रिबेट मिलने ही वाला है, तो मेरे को टैक्स पे करने की कुछ जरूरत ही नहीं है इस वाले एग्जाम्पल के अंदर। तो बहुत सिंपल चीज़ थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू जॉइन दी टेलीग्राम चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे फ्री में, और सारे आपको प्लानर्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी से अभी चैनल सब्सक्राइब करो और जॉइन द टेलीग्राम चैनल as soon as possible. Thank you so much for watching my video.